हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से पॉलिटी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इन सारे क्वेश्चंस का नेचर एस्थेटिक होने की वजह से ये सभी क्वेश्चंस 69th बीपीएससी पीटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पॉलिटी का क्वेश्चन 1, निम्न में से किस एक्ट या प्रावधान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया? तो भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा होती है। इस एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का पहला कदम उठाया गया। आगे चलकर रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। इस एक्ट के अनुसार इस ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। सो राइट ऑप्शन होगा बी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान होता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। भारत की संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? भारत का संविधान है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय शासन शब्द का प्रयोग किया गया है? तो भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को भारत में कम से कम कितने वर्षों तक रहना अनिवार्य है? तो भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। राइट ऑप्शन डी होगा, 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह ठीक से नहीं करता है तो उस परिस्थिति में न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जाता है? परमादेश रिट जारी किया जाता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। रीट 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जा सकता है परमादेश रीट उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में विचार करें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 एवं अनुच्छेद 36 से 50 तक में वर्णन किया गया है। 36 से 50 तक नहीं, 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। ये स्टेटमेंट गलत है। इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी यह शासन व्यवस्था का मूलभूत आधार है। इसका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये भी सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसमें से ई हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित करने की तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न ले लिया जाए। यह 2 बातों को इंगित करता है। पहला, इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और दूसरा, इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। वित्तीय आपात की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा समान बहुमत से पारित किया जाता है।
राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा वापस ली जा सकती है। ऐसी घोषणा को किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। राइट ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, तो ये गलत है। संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, तो ये गलत है। संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, संसद के तो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं लेकिन राज्य विधानमंडल के नहीं, ये भी गलत है। संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था विद्यमान है, ये सही है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एवं जिला स्तर पर। प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। 50% आरक्षण की व्यवस्था है महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पे, ये सही है। ग्राम पंचायतों में उप मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, नहीं। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम स्तर पर उप मुखिया का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये गलत है। ब्लॉक स्तर पर प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये सही है। गलत कौन सा है? 3। तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? तो केवल 3, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय है? तो कीमत नियंत्रण एवं कारखाना, ये दोनों जो है समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना और बैंकिंग जो है संघ सूची का विषय है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? तो वो दिया गया 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव की अनुमति के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। सामान्यतः लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाए जाते हैं। स्थगन प्रस्ताव के लिए आवश्यक है कि मामला लोक महत्व का ही हो और उसका प्रभाव पूरे देश और उसकी सुरक्षा को प्रभावित करता हो। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा लाया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि उसे कम से कम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन प्राप्त हो, तभी स्पीकर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देता है। स्वीकार स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा सामान्यतः दोपहर 4 बजे शुरू होती है। स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो जाने का अर्थ होता है सरकार की निंदा। राइट ऑप्शन बी होगा, 50 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्न में से किस अनिवार्य उपबंध का प्रावधान नहीं है? तो पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, ये राज्य पे डिपेंड करता है, ये अनिवार्य नहीं है। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, ये है। सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण, ये भी अनिवार्य है। माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, ये भी अनिवार्य है। लेकिन पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, ये अनिवार्य उपबंध नहीं है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी, तो 1988 में सौंपी थी। केंद्र एवं राज्यों के विधायी, प्रशासकीय एवं वित्तीय संबंधों के मध्य उभरे मतभेद को दूर करने तथा दोनों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने संबंधी सिफारिश देने के लिए केंद्र सरकार ने RS सरकारिया के नेतृत्व में एक आयोग का गठन 1983 में किया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को वर्ष 1988 में सौंप दिया था। 1988 होगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित है, 25 वर्ष है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। नहीं, संविधान का भाग तो है, इसलिए गलत है। संविधान का भाग है किंतु वह न तो शक्तियाँ प्रदान करती है और न कर्तव्य अधिरोपित करती है और न ही वह संविधान के अन्य उपबंधों के निर्वचन में उपयोगी साबित हो सकती है। संविधान के अन्य उपबंधों के निर्वचन में उपयोगी तो साबित हो सकती ही है, तो ये भी गलत है। संविधान का भाग है तथा किसी अन्य भाग के समान शक्तियाँ प्रदत्त करती है तथा कर्तव्य अधिरोपित करती है, ये भी गलत है। संविधान का भाग तो है लेकिन यह कर्तव्य अधिरोपित नहीं करती है। संविधान का भाग है तथा संदिग्धता की दशा में संविधान की उपबंधों के निर्वचन में उपयोगी हो सकती है, बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? निर्वाचन आयोग से है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कृषि तथा पशुपालन के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 48 में है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो आर्थिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में भी यानी प्रियम्बल में भी है और डीपीएसपी में भी है, दोनों ही में है। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ किस वाद की सुनवाई में गठित हुई थी? तो केशवानंद भारती वाद 1973 में 13 जजों की खंडपीठ गठित की गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। तो कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो वित्त आयोग एवं निर्वाचन आयोग ये दोनों संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग एवं मानवाधिकार आयोग ये दोनों संवैधानिक संस्था नहीं है। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। अनुच्छेद 14 में जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। तो समानता का अधिकार ए का 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, यानी बी का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 75 ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से संबंधित है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति, इससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 75 जो है वो हो जाएगा सी का 4। अनुच्छेद 74 ये जो है मंत्रिपरिषद की व्यवस्था से संबंधित है। तो मंत्रिपरिषद 74 जो ए का डी का 1 हो जाएगा। तो इसमें से ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से पॉलिटी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।